नमस्कार, मैं हूँ नमिता। कहीं अनकहीं में आपका स्वागत है। इसमें आप सुनते हैं आपकी और आपके अपनों की कहीं अनकहीं बातें कहानियों के रूप में। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अखंडित मान। खिड़की के पर्दों से छनकर आती धूप की किरणें जब चेहरे पर पड़ी तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। उनींदी आंखों को कोशिश कर पूरा खोला तो पाया कि सामने ट्रे में चाय और कुकीज का डिब्बा लेकर ये मुस्कुराते खड़े हैं। अरे कितनी देर तक सोती रही मैं, आपने जगाया क्यों नहीं? क्या बच गया? कैसे जगाता? इतनी बुरी तरह थकी थी तुम, बिल्कुल बेसुध सो रही थी। सोचा नींद पूरी कर लेने दूं। अब कैसी तबीयत है? एक लंबे अरसे के बाद इतना सोने को मिला था। बिस्तर पर ही पतिदेव की प्यार से बनाई चाय मिल जाए तो इससे बड़ी जन्नत तो हम जैसों के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। इनकी 50 मील वाली चाय और मेरे पसंदीदा कुकीज़ ने मेरे अंदर गजब की ताजगी ला दी थी। बस जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर में पूजा की। गीले बालों को सुखाते सुखाते कल शाम की याद आ गई। कल सारा दिन बाजार में भाग दौड़ करते करते शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। पैरों का तो हाल और भी बुरा हो रहा था, जैसे कटे जा रहे हों। घर पहुंचते ही मैं ड्राइंग रूम में ही सोफे पर ढेर हो गई थी। इनके ऑफिस का तो ये हाल है कि जब भी मुझे कुछ मदद चाहिए होती है तभी मीटिंग आ जाती है। 5 मिनट बाद ही ये भी आ गए। मेरा हाल देखकर इनका बड़बड़ाना शुरू हो गया। मना किया था कि आज रहने दो, कल बीच में कुछ टाइम निकाल कर मैं सारी शॉपिंग करवा दूंगा। अभी तो हैं 3-4 दिन। अब देखो क्या हाल बना लिया है अपना। ऑफिस बैग एक और पटक कर ये मेरे पैर पकड़ने ही वाले थे कि मैं उछल कर खड़ी हो गई। ये क्या कर रहे हैं? अरे पैर दबाने दो, नहीं तो बिस्तर पर ही पड़ जाओगी। अरे मैं आपसे पैर दबवाऊंगी, मुझे पाप मत चढ़ाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम दोनों में झगड़ा चल ही रहा था कि रिया अंदर घुसी। शैतानी से मुस्कुराई वो। ये क्या हो रहा है जीजू? हाँ रिया, तू पागल है क्या? कुछ भी बोलती रहती है। मैंने डपटा। देखिए इनका हाल, कहकर इन्होंने पूरी राम कहानी शिकायत के रूप में इस शैतान की खाला से जड़ दी। और अब ये मुझे पैर नहीं दबाने दे रही हैं। थकावट, दर्द और खींच से मेरा बुरा हाल हो रहा था। अब ये मेरे पीछे पड़ गई कि पति से पैर दबाने में हर्ज ही क्या है। और मैं पैर दबाने तो क्या, उन्हें छूने भी ना दूं। ना बाबा ना, अपना परलोक नहीं बिगाड़ना मुझे। अब ये दूसरे ऑप्शन के पीछे पड़ गई। अच्छा चल छोड़, मैं तो दबा सकती हूँ ना। वो मेरे पाँव पकड़ने को हुई, मैं फिर उछली। ये क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? मुझे सोने दो, नींद आ रही है। मैं गुस्से में सब सामान ड्राइंग रूम में ही छोड़ छाड़ के अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरे पास ट्रे में 2 सैंडविचेस और दूध लेकर आई। इनके और उसके अपने लिए चाय थी। मुझे खिलाकर इन्होंने मुझे 1 टैबलेट अल्ट्रासिड की खिलाई और नाइट लैम्प जलाकर बाहर चले गए। मेरे पैरों में बुरी तरह से क्रैम्प्स पड़ रहे थे। कुछ देर बाद नींद में ही कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। फिर 2 मुलायम हाथों ने मेरे पैरों की मालिश शुरू कर दी। पांव दबाने से काफ़ी आराम मिल रहा था। अधमुंदी पलकों से मैंने देखा कोई लड़की थी। उसके जादुई स्पर्श की मालिश ने ऐसा कमाल किया कि मेरा मन कर रहा था कि उसके हाथ कभी रुके ही ना। आज सुबह पार्वती छुट्टी से वापस आ गई थी। उसको नाश्ते का समझाकर मैं तैयार होने जा ही रही थी कि मोबाइल बज उठा। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अब दर्द कैसा है तेरा? रिया की चहकती आवाज कानों में घुल गई। अरे यार, तूने क्या कर दिया है? मैंने क्या कर दिया? यार सीरियसली, दैट लेडी वॉज अमेजिंग। इतनी बढ़िया मसाज करके गई है। रियली यार, शी वॉज टू गुड। बहुत आराम मिला। चल गुड। अच्छा ब्रेकफास्ट किया? मैंने वर्मिसेली बनाई है, तुम लोगों के लिए भेज रही हूँ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, खा लेना। अरे नहीं सुन रिया, बिल्कुल मत भेज। पार्वती आज आ गई है, वो बना देगी। भेज दिया है मैंने। और फ़ोन डिस्कनेक्टेड। ये लड़की भी ना पागल है पूरी। वर्मिसेली सही में अच्छी बनी थी। नाश्ता करते करते इन्होंने बताया
कि कैसे रात को रिया ने कई जगह कॉल ट्राई कर करके अर्जेंट बेसिस पर एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके मसाज वाली को बुलाया था। फिर खुद ही रसोई में फ्रिज में से ढूंढ ढांड कर हम दोनों के लिए सैंडविचेस बनाए थे। जाने से पहले उसने इनके साथ मेरा लाया हुआ सारा सामान भी बाहर वाली अलमारी में रखवाया था कि सुबह सब काम वालियाँ आ जाएंगी तो उनके सामने ये सब पड़ा रहना ठीक नहीं है। मन भरा भरा हो आया था मेरा। इनको इंसान की पहचान है, इसलिए अगर ये किसी की तारीफ कर रहे हैं तो सच में बड़ी बात है। रिया बाहर से शैतान दिखती है पर है भरोसे के लायक। मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। जी तोड़ मेहनत कर मैंने सगाई में ले जाने वाली एक एक चीज को अपने हाथों से सजाया था। मेरा दिल निकला पड़ रहा था कि कैसे अपनी होने वाली बहू को मैं पलक पावड़े बिछाकर अपने घर लाऊं। आद्या की हर साड़ी, हर सूट को अलग अलग डिजाइन में पैक कर सबके ऊपर शुभ चिन्ह सजाए थे। फिर उन पर छोटी छोटी अर्थपूर्ण खूबसूरत कविताएं उकेरी थी। जेवर, चूड़ियाँ, फल, मिठाई, मेवे, यहाँ तक कि नमकीन भी सुंदरता से पैक किए थे। सगाई की अंगूठी की ट्रे भी मैंने अपने हाथों से ही तैयार की थी। पर यह सब तभी संभव हो पाया था जब रिया मेरे साथ दिन रात लगी रहती थी। हालांकि इस सब में मैं बराबर उसकी डांट भी खाती रही थी कि यह सब तो आजकल बाजार से भी करवाया जा सकता है। सगाई का बहुप्रतीक्षित दिन आ पहुंचा था। उत्सव के लिए बाहर से आने वालों में गांव से इनकी ताई, उनकी बेटी प्रेरणा, दामाद सलिल, मेरी मामी, मेरे बड़े भैया, भाभी सब पहुंच चुके थे। बाकी सब लोग तो लोकल ही थे। सोसाइटी के भी कई लोग थे। मेरी आंखों का तारा, मेरा अनमोल ऑफ वाइट सूट और पिंक शर्ट में सजा किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। ये और सलिल सबको जल्दी जल्दी कारों में बैठाकर सारी कारें सगाई के वेन्यू यानी क्लब के लिए निकलवा रहे थे। मैं, ताईजी, रिया और प्रेरणा एक कार में थे। हम में से किसी की साथ सज्जा में कोई कमी नहीं थी। मैं भी नक से शिक तक सजी हुई थी। आज तो मेरा भी दिन था। हर कोई लड़की की होने वाली सास को जरूर देखना चाहता है। हमारी कार गहनों, गजरों, परफ्यूम सबकी मिलीजुली खुशबू से महक रही थी। चूंकि हमारी कार में आद्या के जेवर और बाकी कीमती सामान भी था, इसलिए इस गाड़ी को ये खुद ही ड्राइव कर रहे थे। गाड़ी वेन्यू के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक रिया बोली, रिधिमा तूने हाथों में कुछ नहीं पहना। सबकी नजर मेरे हाथों की ओर गई। दोनों हाथों में थोड़ी सी कांच की चूड़ियां थी बस। रोज वाले कंगन भी नदारत थे। आद्या के गहनों के साथ साथ मैंने अपने लिए भी नए कंगन खरीदे थे। पर जब चेरापूंजी घूमने जा रहे थे तो नए वाले कंगन और रोज पहने हुए कंगन भी मैं उतार कर बैंक में रख गई थी कि खाली घर में इतना जेवर रखना ठीक नहीं है। फिर जब वापस आए तो लगा कि अब तो सगाई आ ही रही है, तभी सब एक साथ निकाल लेंगे। फिर जब बैंक से सामान निकाला तो पता नहीं कैसे मैं अपने दोनों कंगन निकालना भूल गई। अब उसका नतीजा ये था कि इस समय दोनों हाथों में सिर्फ 3-3, 4-4 कांच की चूड़ियां पड़ी थीं। चेहरा फक हो गया था मेरा। अपने से अधिक इनकी डांट का सोचकर डर रही थी। मुझे जेवरों का जितना शौक है उतना ही इनको भी मुझे ढंग से सजा धजा देखने का है। मेरे जेवर, साड़ी सब इनके ही पसंद से खरीदे हुए होते हैं। इस समय भी अगर जरा भी इनके वश में होता तो कंगन कहीं से भी लाकर ही दम लेते। पर रात के समय बैंक कैसे खुलवाया जा सकता है। इन्होंने कार किनारे रोककर 2 पल मेरी तरफ देखा और पूछा, कुछ घर में रखा है पहनने को? चल के ले आते हैं। मैंने नकारात्मक उत्तर में सर हिला दिया। तब फिर मिलो सबसे इसी तरह खाली हाथ। जेवर देखकर पगला जाती हो तुम। नए कंगन चाहिए शादी के लिए, पर पहनने का होश नहीं है। और गुस्से में तेजी से कार स्टार्ट कर दी। अपने पीछे बैठी महिला संघ की 3 सदस्यों के सामने इनसे इस तरह से डांट खाकर मेरी आंखें नम हो आई थी। मैं जानती थी कि मुझसे अधिक इनको मेरे सजने संवरने का शौक है और ये झटका इनके लिए भी उतना ही बड़ा था।
अचानक पीछे बैठी रिया ने अपने कंगन उतारे और हाथ आगे डालकर मेरे हाथों में पहना दिए। अरे अरे, ये क्या कर रही है? मुझे चाहिए नहीं कंगन, ऐसे ही ठीक हूँ, मैं नहीं पहनूंगी। पागल है क्या? चुपचाप पहने रहे। और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। इन्होंने भी काफ़ी मना किया कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप इन्हें खुद ही मैनेज करने दीजिए। वैसे साड़ी शॉल इतना कुछ तो है, किसी को कुछ नहीं दिखाई देगा। पर रिया नहीं मानी। नहीं जीजू, मुझे वहाँ कोई नहीं देखेगा, पर इसे तो हर कोई ढूंढ ढूंढ के देखेगा। लड़की की होने वाली सास है ये। रिद्धि, तुझे मेरी कसम। बस हमेशा की तरह चली उसी की। कंगन थोड़े बड़े जरूर थे, पर मैनेज हो गए। उत्सव निपटते निपटते आधी रात से भी ज्यादा हो गई थी। ताई, प्रेरणा, भैया, भाभी सब जा चुके थे। सुबह सबको जल्दी निकलना था। बस ताई को ही इन्होंने महीने भर के लिए अपने पास रहने के लिए रोक लिया था। रिया भी अपने परिवार संग चली गई थी। सबसे बाद में आने वाली गाड़ी में मैं, अनमोल और यही बचे थे। घर पहुंचते ही ये सोने चले गए। मैं भी थक कर चूर हो चुकी थी। बदहवासी में ताबड़तोड़ मैंने हार, बूंदे, जेवर सब उतार कर ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर में ही डाल दिए और सो गई। सुबह रिया का फोन आया। रोज की तरह खिलखिलाते हुए हमारी बातें हुई। मैंने कहा, अरे तेरी कंगन है मेरे पास, थोड़ी देर में भिजवाती हूँ। रिया बोली, कंगन कहीं भागे जा रहे हैं क्या? मैं दोपहर में आऊंगी तब ले लूंगी। अरे अगर पार्टी के बाद पंचायत नहीं करी तो क्या मजा, शैतान कहेंगी, बोलकर मैंने फोन रख दिया और अपने कामों में लग गई। दोपहर में अनमोल और मैडम के ठहाके ड्राइंग रूम में गूंज रहे थे। ये स्टडी में अपना काम कर रहे थे। ड्राइंग रूम में सगाई की मजेदार बातों पर चर्चा छिड़ी हुई थी। ससुराल पक्ष के लोगों की दोनों जमकर बखिया उधेड़ने में लगे थे। अनमोल, मैंने कल तेरी हर रस्म के वीडियोस लिए हैं अपने फ़ोन से। सारी रस्में, खाना, ड्रिंक्स, डेकोरेशन, लोग, साड़ियाँ, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। ओ वाह आंटी, आप मुझे भेजिएगा सब, मैं यहाँ भी सबको दिखा दूंगा। हाँ, भेजती हूँ तुम्हें भी। अपने सोफर पर बैठी हुई ताई रिया को कुछ अधिक ही घूर रही थी। ये तो घर में सभी जान चुके थे कि मेरी ये सहेली अपने बिंदास अंदाज के कारण ताई को फूटी आंखों नहीं सुहाती है। मैंने पूछा, चाय चलेगी? तो बोली, चाय को कौन मना करता है। मैंने पार्वती को आवाज़ लगाकर चाय बनाने के लिए बोला और मैं तेरे कंगन ले आती हूँ कहते हुए कमरे में आ गई। ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर से कंगन निकालने लगी। हाथ में एक ही कंगन आया। फिर से देखा तो भी कंगन एक ही था। थोड़ी टेंशन सी हुई। 3-4 बार उलट पुलट कर सब देख लिया। दूसरा कंगन तो यहाँ कहीं था ही नहीं। रात को पहनी हुई साड़ी ब्लाउज को खोलकर कई बार झटक झटक कर भी देख लिया। कंगन कहीं भी नहीं था। अनमोल, पापा को भेजो 1 मिनट। अनमोल कहाँ सुनने वाले थे एक बार में। अब की बार मैंने अपने अंदाज में जोर से कहा, अनमोल, पापा को भेजो तुरंत। मेरी इस टोन के बाद वो समझ गया कि अब उसकी और पापा की शामत आ सकती है। कहानी का प्रथम भाग यहीं तक। दूसरा कंगन कहाँ गायब हो गया, ये आप सुनेंगे कहानी अखंडित मान के दूसरे और अंतिम भाग यानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट और लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के संग शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।